गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए आज हम शुरुआत करेंगे। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे भू संसाधन तथा कृषि। तो यहाँ से हम देखेंगे चाय पढ़ेंगे, फिर कॉफ़ी कहवा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चाय भारत की एक प्रमुख रोपण अथवा मुद्रादायनी फसल है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैश क्रॉप भी कहते हैं। और यह एक सदाबहार झाड़ी वाला पौधा होता है जिसकी पत्तियों का प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये जो पौधा होता है बेटा ये सदाबहार होता है, पहली चीज़। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि हम इसकी पत्तियों का यूज़ करते हैं पेय पदार्थ के रूप में। काली चाय की पत्तियाँ किण्वित होती हैं, जबकि हरी चाय की पत्तियाँ अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन दोनों होते हैं। कौन से पदार्थ इनमें मौजूद होते हैं, एक नंबर में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो कैफीन है और टैनिन है। चाय पीने पर इन्हें तत्वों के कारण स्फूर्ति आती है। अब देखिए उपज की दिशाएं। चाय एक उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु पौधा है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। चाय के लिए ओस तथा धुंध का वातावरण अनुकूल होता है। पत्तियों के निरंतर विकास के लिए पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होनी चाहिए। चाय की कृषि के लिए गहरी, सुप्रभावित तथा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ मौजूद होने चाहिए, फास्फोरस, पोटास, लोहांश, जीवांश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि चाय की झाड़ी जो है वह तेज़ी से बढ़ सके। चाय की झाड़ी में यदि पानी एकत्रित हो जाए तो पौधे की जड़ें गल जाती हैं और झाड़ी जो है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए चाय की कृषि तरंगित जो है वह पर्वतीय ढलानों पर की जाती है। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो यह कृषि प्राय कहाँ की जाती है, जो ढलान वाला क्षेत्र होता है। पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चाय की खेती की जाती है। भारत में 1800 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले प्रदेशों में चाय की कृषि खूब होती है। चाय की पत्तियों को मशीनें नहीं चुन सकती, अतः पत्तियां चुनने और झाड़ियों की निराई, गुड़ाई तथा काट छांट आदि कामों के लिए सस्ते व कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। अब देखिए उत्पादन तथा वितरण। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी में शुरू हुई थी। बाद में इसे पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भाग हैं, जैसे कि दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार जिलों में बोया जाने लगा। दक्षिण में चाय की खेती जो है वह पश्चिमी घाट के नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के नीचे ढालों पर की जाती है। भारत विश्व की 28% चाय उत्पादन करके विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यदि हम चाय के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें इंडिया का स्थान बेटा कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया, ये आपको याद रखना है। यह विश्व का सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता देश भी है। यहाँ चाय पैदा करने वाली 568 कंपनियां हैं तथा 13,000 से अधिक बागानों में 8 लाख व्यक्ति लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, भारत में वर्ष 2011-12 में 9 लाख टन चाय उत्पन्न की गई थी। असम देश की आधे भाग से ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ से होता है बेटा, असम से होता है। ठीक है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर की बात की जाए तो वो कौन सा है बेटा, असम है। ठीक है, असम में कुल बोए गए क्षेत्र के 53% भाग पर चाय की खेती की जाती है। टोटल कितने एरिया पे की जाती है असम में, 53% पर। यहाँ चाय के मुख्य उत्पादक कौन सी जगह है, शिवसागर, लखीमपुर, दरांग तथा नवगांव तथा गोलपाड़ा है। और पश्चिमी बंगाल देश में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, जो भारत की लगभग 1/4 चाय पैदा करता है। दार्जिलिंग में पैदा की जाने वाली उत्तम प्रकार की सुगंधित जो चाय है, चाय की देश विदेश में बड़ी मांग है। मतलब सबसे बेटर क्वालिटी की चाय का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, दार्जिलिंग से। ठीक है, और इनके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों के ढालों तथा उत्तराखंड की दून घाटी में थोड़ी चाय पैदा की जाती है। दक्षिणी भारत में कौन कौन से राज्य है बेटे जो चाय का उत्पादन करते हैं, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक, जो सबसे नीचे वाले स्टेट हैं। बड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का हिस्सा जो है वह घट रहा है। अब चाय निर्यातक देशों में भारत, श्रीलंका, चाइना के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है एक्सपोर्ट करने में,
तीसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है? श्रीलंका, फिर उसके बाद चाइना और थर्ड पे कौन है? इंडिया। वर्ष 2008-9 में भारत ने विश्व के 80 देशों को 2034 करोड़ रुपए की 1.97 लाख टन चाय का निर्यात किया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कहवा कॉफ़ी के बारे में। तो देखिए, चाय की तरह कहवा की भी झाड़ी की उपज है। जैसे चाय का उत्पादन उसकी झाड़ी से होता है, इस तरीके से जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की भी एक झाड़ी ही होती है। कहवे की झाड़ी पर लगने वाले फलों से निकले हुए बीजों को भून कर वे पीस कर कहवा प्राप्त किया जाता है। कहवे की झाड़ी पर 3 वर्ष बाद फल लगना आरंभ होता है और फिर 30 से 50 वर्षों तक फल लगता है। देखिए, इनकी जो लाइफ ड्यूरेशन जिसमें फल लगता है वे कितने हैं? 30 to 50 ईयर है और 3 इयर्स तक इस पर कोई फल नहीं लगता है। उपज की दशाएं कैसे होनी चाहिए? यह एक उष्ण कटिबंध का पौधा है जिसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अधिक सर्दी, पाला, तेज धूप तथा आंधियाँ कहवे के पौधे के लिए हानिकारक होती हैं। कहवे के लिए लोहा, चूना तथा जीवाश्म युक्त मिट्टी श्रेष्ठ है। चाय की भांति कहवे की जड़ें जो हैं वह पानी में गल जाती हैं, अतः इसे पर्वतीय ढालों पर 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कहवे के फल को एकत्रित करने, उनमें से बीज निकालने तथा उन बीजों को भून कर पीसने के लिए सस्ता श्रमिक अधिक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद उत्पादन और वितरण देखते हैं। भारत में जो 3 तरीके के कहवे का उत्पादन किया जाता है, इसकी 3 जो क्वालिटी हैं वो कौन सी हैं? अरेबिका है, रोबस्टा है, लिबेरिक है। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की कहवा जो है वह अरेबिका है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफ़ी मांग है। भारत विश्व का 4.3% कहवा का उत्पादन करता है। कहवा उत्पादन में भारत का विश्व में ब्राज़ील, वियतनाम पहले पर, ब्राज़ील सेकंड, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको के बाद छठा स्थान है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहवे के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है बेटा? छठा स्थान है। फर्स्ट पर कौन है? ब्राज़ील कंट्री है। तो देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है और साथ के साथ आप इसे लर्न करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, देश का लगभग सारा कहवा दक्षिणी भारत में स्थित पहाड़ी ढलानों पर बोया जाता है। कर्नाटक में भारत के कुल कहवा का उत्पादन जो है वह 69% उत्पन्न होता है। देश में कहवा के कुल फसलगत क्षेत्र का 58% भाग कर्नाटक में था। शिमोगा, हसन, काटूर, मैसूर, कुर्ग और चिकमंगलूर कर्नाटक में प्रमुख उत्पादक जिले हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी, उत्तरी आरकाट, सलीम, कोयम्बटूर जिलों में कहवा उत्पन्न किया जाता है। केरल की कोझिकोड और इदुक्की तथा पालघाट प्रमुख कहवा उत्पादन जिले हैं और केरल देश का 22% और तमिलनाडु जो है वह 7.3% कहवा उत्पन्न करता है। उड़ीसा व महाराष्ट्र कुछ क्षेत्रों में कहवा उत्पादन होता है। भारतीय कहवा बोर्ड देश में कहवा के उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि के कार्यों का संचालन करता है। अपनी कॉफ़ी का उत्पादन हम 70% जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। अपने बहुआयामी प्रभाव के कारण कृषि न केवल भारत संस्कृति का बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का लगभग 64% श्रम बल अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। इसमें काश्तकार, कृषि मजदूर दोनों हैं। देश की कुल जो ग्रोस नेशनल इनकम है उसका लगभग 29%, जीडीपी का लगभग 26% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में कृषि का महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि देश के कुल 57% भूभाग पर कृषि ही की जाती है, जबकि विश्व में कुल भूमि के केवल 12% भाग पर कृषि की जाती है। टोटल वर्ल्ड का यदि हम एरिया देखें तो उस पर कृषि कितने पर होती है? 12%। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें तो कितना? 57%। दैट मीन्स हमारे मैक्सिमम एरिया पर एग्रीकल्चर ही की जाती है। भारत का इतना बड़ा भूभाग खेती के अंतर्गत होने के बावजूद यहाँ पर भूमि बहुत
भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात केवल 0.3 हेक्टेयर है। विश्व के अकॉर्डिंग देखी तो वो 0.59 हेक्टेयर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उस पर दबाव ज़्यादा है, और प्रति हेक्टेयर भूमि की बात करें तो वो कम है। और ऐसी स्थिति में भी लगभग 103 करोड़ जनसंख्या की भोजन पूर्ति के अतिरिक्त भारतीय कृषि हमारे करोड़ों पशुओं को चारा प्रदान करती हैं। चीनी, जूट, वनस्पति तेल और वस्त्र जैसे विशाल उद्योगों को कच्चा माल कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है। देश के निर्यात में कृषि उपजों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के गांवों में रहने वाली 2/3 जनसंख्या की क्रय शक्ति बचत व निवेश फसलों की दिशा पर निर्भर करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कृषि विकास की रणनीति के बारे में। तो देखिए यहाँ से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारत में कृषि जो है वह गहन जीविका कृषि पद्धति के रूप में की जाती थी। इस कृषि पद्धति में गहन मानव और श्रम के द्वारा किसान छोटे छोटे खेतों पर अल्प निवेश करके अपने परिवार की उदर पूर्ति योग्य अन्न उगा पाता है। ठीक है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उनका पेट भर सके, इतना ही अन्न वह उगा पाता है। उस समय प्रौद्योगिकी प्राचीन थी, वे खेती साधारण यंत्रों से की जाती थी। कृषि के लिए आवश्यक संस्थागत सहायता का सर्वथा जो है वह अभाव था। भूस्वामित्व कुछ ही लोगों के पास था और अधिकांश किसान जो हैं वह काश्तकार थे। भारतीय कृषि की यह दयनीय हालत 20वीं सदी के मध्य तक बनी रही। यही वह समय था जब देश ने भयंकर अकाल व सूखे के बुरे दिन देखे। देश का विभाजन हुआ तो 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। 33% जो सिंचित एरिया था वो कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इससे खाद्यान्नों का संकट और गहरा हो गया। खाद्यान्नों के उत्पादन पर जोर। आज़ादी के बाद सरकार का पहला काम खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना तथा जिसके लिए 3 उपाय किए गए थे। फर्स्ट क्या है? वाणिज्य फसलों की जगह कौन सी फसलों को उगाया जाएगा? खाद्यान्न की फसलों को। शस्य गहनता को बढ़ाया जाएगा। खेती योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में तब्दील किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा एक सूटेबल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। इन उपायों में शुरू में तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, किंतु 1950 का दशक आते आते कृषि उत्पादन बढ़ना बंद हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि अक्षेत्र कार्यक्रम जैसी तरकीबें अपनाई गई। लेकिन 1960 के दशक के बीच में लगातार 2 अकालों ने सारी तरकीबें फेल कर दी और देश के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया। दूसरे देशों में अनाज का आयात करके जैसे तैसे काम निपटाया गया। अब हम यहाँ बात करेंगे हरित क्रांति की। तो देखिए, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और खाद्यान्नों की कमी के चलते 1960 के दशक के बीच मैक्सिको से गेहूं की तथा फिलीपींस से चावल की अधिक उपज देने वाली नई किस्में खेती के लिए उपलब्ध हुई हैं। देश ने इस स्थिति का लाभ उठाया तथा इन उच्च उत्पादकता वाले किस्मों को रासायनिक खाद के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के लिए सिंचाई वाले क्षेत्रों में अपनाया। 1967 के बाद अपनाया गया यह कृषि का विकास वृत्त कार्यक्रम था, जिसमें 3 तत्व जल, उर्वरक और बीज पर आधारित था। इस नीति से खाद्यान्नों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया गया। देखिए, जो खाद्यान्नों में वृद्धि हुई थी तो उसकी वजह से ही इसे किसका नाम दिया गया? हरित क्रांति का नाम दिया गया। इसे पैकेज टेक्नोलॉजी भी कहा गया। किस अन्य नाम से जाना जाता है हरित क्रांति को? यहाँ पर पैकेज टेक्नोलॉजी के नाम से, क्योंकि यह कार्यक्रम अनेक युक्तियों का एक मुसत पुलिंदा था, जिसमें कृषि में प्रयुक्त निवेश जैसे उन्नत तथा प्रमाणिक बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र तथा मंडियों के विवरण, सिंचाई की अवसंरचना, संस्थागत सहायता, कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना था। सही मायनों में यह कृषि के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम था। अब हम यहाँ देखेंगे प्रादेशिक असंतुलन घटाने के उपाय। 1980 के दशक में भारत की योजना आयोग ने वर्षा निर्भर क्षेत्रों की
कृषि समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई ताकि इन क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता जो है वह बढ़ाई जा सके। 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया गया। योजना आयोग ने कृषि उत्पादन में विविधता लाने तथा पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, उद्यान कृषि तथा जल कृषि के विकास के लिए संसाधनों के दोहन पर बल दिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से आर्थिक उदारीकरण। 1990 के दशक में अपनाई गई उदारीकरण तथा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि के विकास को प्रभावित करेगी, ऐसी संभावना है। ग्रामीण अवसंरचना के विकास में कमी, सहायकी तथा फसलों के समर्थन मूल्य की वापसी तथा ग्रामीण लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के बारे में आने वाली रुकावटों में अंतर प्रादेशिकी तथा अंतर व्यक्ति विषमता हो सकती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल रहेगा वो होगा ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जितना आप कंप्लीट कर चुके हैं इसमें से जो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सब असाइनमेंट में दे दूँगी। वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्लियर टू यू?